अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नातिया मिर्जा में खुश आमदीद। देखा जाए तो इससे जो पूरी की पूरी मुल्की सियासत है वो अदालतों के इर्द घूम रही है या अदालतों की कार्रवाइयों के गिर्द घूम रही है। मामला यहाँ पे नस्ला टावर को गिराने का हो या उसके हुक्म का जो सुप्रीम कोर्ट का है, या फिर दीगर ऑडियो लीक्स का, या फिर उस हलफनामे का। जब ऑडियो लीक्स की बात करती हूँ तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो लीक इश्तिहारात की मद में, और उसके बाद फिर एक एफिडेविट की जो हलफनामे की हम बात कर रहे हैं जो कि जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम साहब के। तो यहाँ पर सवाल यह है कि जो अदालती कार्रवाइयों के गिर्द घूमती सियासत है, और दिलचस्प तरीन बात यह है कि इन तमाम सियासत ने और इन तमाम चीज़ों ने ऑपोजिशन समेत सबको बुला दिया है कि मुल्क में कितनी जारी महंगाई है और उस महंगाई से आवाम कितनी शदीद परेशान है। ये सब बुला बैठे हैं। इस पर जरा आज गुफ्तगू करेंगे। जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। उवैस तौहीद साहब, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस तौहीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और इसी के साथ साथ लीगल एक्सपर्ट शाह खावर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके टाइम का भी। उवैस तौहीद साहब, आपसे बात का आगाज कर लेती हूँ कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि सब अपोजिशन समेत सब बुलाए बैठे, हुकूमत को तो बुलाना ही था कि मुल्क में और भी इशूज हैं, लेकिन अदालती कार्रवाइयों के गिर्द पूरी सियासत हो रही है। सबसे पहले मैं इशारा शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि आप कराची से भी आए भी हैं, इस वक्त मेरा ख्याल इस्लामाबाद है, बट एनीवे नस्ला टावर सर, इसको लेकर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो एहतजाज कर रही हैं और अब आबाद वाले यानी पूरे वो कह रहे हैं हम बिल्डर्स जो हैं वो अपने काम वो रोक कर बैठे हुए हैं, इसके नताइज क्या हासिल होंगे? नस्ला टावर गिरा के जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल हो जाएंगे? नादिया, देखें, आपका ताल्लुक कराची से है। मैं तो वहाँ पे 30-32 साल में देखा है किस तरह बिगाड़ हुआ है। बंदूक की नाली पे वहाँ पे बिगाड़ हुआ है, वहाँ पे पास पे किस तरह कब्जा हुआ है, वहाँ पे एमिनिटी प्लॉट्स पे किस तरह कब्जा हुआ है। यानी कि अगर मैं जहाँ पे रहता हूँ या मेरा फ्लैट जहाँ पे है सीवीओ में, तो समंदर से लेकर और आप औरंगी टाउन तक जाएं और लांडी से लेकर आप जो बिल्कुल ठट्टा की तरफ नेशनल हाईवे जाता है, लांडी से लेकर केमाड़ी तक, हर तरफ जहां जाए वो गैर कानूनी तो आपको नजर आएगी। बिल्डिंग्स की सूरत में नजर आएगी। हजारों बिल्डिंग्स गैर कानूनी तौर पे बनी हुई हैं। एक इतनी ज्यादा गैर कानूनियत है कराची के अंदर कि उसका अंदाजा नहीं है। और मुझे तो हैरत है कि पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम हो या आबाद वाले हो, ये सब इस लैंड माफिया का हिस्सा है। और लैंड एक ऐसी खतरनाक अजदाहा है कराची में जिस पर कत्ल होते हैं, जिसमें सोना उगलती है, और उस सोने के ऊपर ये लोग बैठे हैं। ये कंस्ट्रक्शन माफिया, ये सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी के करप्ट ऑफिशियल्स, ये इससे पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, केडीए था, एमकेएम के इतने दो अदवार हुए हैं। ये बिल्डिंग्स हमारे आपके सामने बनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों, और अब यही आंसू बहा रहे हैं। और ये आबाद वाले, ये इनको नहीं पता कि गैर कानूनी तौर पे क्या है और कानूनियत क्या है। 700 कुछ गज जो है नस्ला टावर के, वो तो है कानूनी तौर पर, और 341 जो यार्ड्स हैं वो इन्होंने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से बनाए हुए, जिसपे केस बना और जिसके ऊपर गैर कानूनी करार दिया। अब मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन का ओनर है या डेवलपर है जिसको ये ना पता हो कि ये गैर कानूनी। हर चीज पे रिश्वत है। आप डीएचए हो, चाहे वो डीएचए हो, चाहे वो क्लिफ्टन हो, चाहे वो औरंगी टाउन हो, आप ये देखिए नादिया कि इसके अंदर मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो हुकूमत हो, अगर इनको खत्म करना है तो ये लैंड माफिया और पॉलिटिकल एलीट्स का ये जो नेक्सस है, इसको खत्म करना चाहिए। एक टावर गिराने से या 2 टावर गिराने से कुछ नहीं होगा। आंसू बहेंगे और मुतासरीन सड़कों पर बैठे होंगे। ठीक है, असल मसला यही है उवैस तौहीद साहब, मैं इस पे आगे बढ़ती हूँ। एक तो असल मसला ये है कि जो मुतासरीन है उनको कैंप नहीं मिल रहा, मतलब घर तो खाली करा लिए। वो कहते हैं जी हमारा कोई मसला नहीं, आप हमें जो घर हमने खरीदे हुए या हमारी मिल्कियत है उनकी कीमत दे दें, हम कोई और घर बना लेंगे। लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब, गैर कानूनी बिल्डिंग है,
700 फ्लैट्स उसके कानूनी हैं, बाकी उसके गैर कानूनी है। और जिस तरह से ओवैस तौहीद साहब ने बताया कि ये एक गैर कानूनी बिल्डिंग नहीं है, कराची में तो बेतहाशा है लैंड ग्रैबिंग, ये वो माफिया पूरे मुल्क में ही है। लेकिन फिर यहाँ पर आ जाते हैं कि क्या एक बिल्डिंग गिराने से, मतलब फिर थोड़ी सी अब जो लोग बात कर रहे हैं, जो मीडिया पे आ रहा है कि दोहरा मेयार, बहरिया टाउन रेगुलराइज कर लिया गया, कीमत ले ली, बनी गाला रेगुलराइज कर लिया गया, ग्रैंड हयात बिल्डिंग इस्लामाबाद की खड़ी है, रेगुलराइज कर लिया गया, गिराई नहीं दी गई, इतने अरसे मामला चलता रहा। लेकिन नेस्लर टावर पे ये है कि हर सूरत गिराना है और मुतासरीन को ये श्योरिटी नहीं दी जा रही कि आपकी रकम आपको कब मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, अदालतों का एहतराम अपनी जगह, यहाँ हुकूमत गैर कानूनी, यहाँ अफसरों की तैनाती गैर कानूनी, यहाँ सड़कों में लूटमार गैर कानूनी, और पूरे पाकिस्तान में तजावीज़ात, नजायज तजावीज़ात हैं। लाहौर में मुझे कोई 70% से ज्यादा नजायज है। ये एक नस्ला ट्रैवल गिराने से और मसाइल पैदा हो गए। मुझे ऐसे लग रहा है नस्ला ट्रैवल नहीं गिरा रहे, हम मकबूजा कश्मीर आजाद करा रहे हैं। और भाई जब तक इनको बनाने वाले, इनसे पैसे लेने वाले अरबों रुपए, उनको सजाएं नहीं देंगे, कोई फायदा नहीं है। एक इदारे एक नस्ला ट्रैवल लाहौर में है, इधर आप अपने घर के बाहर एक ईंट रखे, थोड़ी सी रेत गिराए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर आ जाएगा, लाओ जी रकम, सवाल ही नहीं पैदा होता। बदकिस्मती, मुझे हैरत यह है कि नेस्ला ट्रैवल आकर हम कौन सा कायदा मेडल ले लेंगे। वो बेचारे जिसने जिंदगी की जमा पूंजी कमेटियां डाल के, किसी से कर्जे लेके, किसी ने किस तरह भी बनाया, मुझे बताया उसका क्या कसूर है। ये जिसने बनाया है, ठीक है, ये जो उधर के इसी के इसके चेयरमैन को अरेस्ट करते, मिनिस्टर को करते, बदकिस्मती ये है। जिन्होंने एनओसीज जारी किए उनको अरेस्ट करते नहीं। ये नादिया, इधर लाहौर में आप एलडीए के करीब से गुजरते तो वो पैसे मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, पैसे। 90% मैंने कहा है प्लाजे गैर कानूनी बने हुए हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, जिस वक्त नाजायज तजवीज़ात बन रही होती है, 11,000 मंजिला, 15-15 बिल्डिंगे खड़ी, मंजिला खड़ी हो रही है, अदारे सो रहे होते हैं, तो गरीब आदमी के आके घर पे झोंपड़ी ला, जाती उम्रा 150 कनाल फालतू। और क्या नाम है ये जो ओवैस तौहीद साहब के दोस्त हैं इस्लामाबाद, बनी गाला, वो आपने उसको लीगल कर दिया, पता नहीं चंद सेकंडों में। ओ खुदा, दुश्मन तो आपके भी नहीं है सर, आपके भी बड़े दोस्त रहे जिनको आज आप ओवैस तौहीद साहब का दोस्त कह रहे हैं। उन्होंने तो पंजाब को ऐसी तबाही के दहाने पे लगा दिया कि मेरा अपना घर हलफन, मैं कह रहा हूं 2010 में खरीदा, कह रहे हैं उसमें पैसे दो रिश्वत। मैं कह जी घर तुम्हें दे दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। ओ यार ये एलडीए। चले बस, चले जरा मैं कानूनी राय आरिफ हमीद भट्टी साहब कानूनी राय ले लूँ शाह खबर साहब से, लेकिन एक ब्रेक ले लेती हूँ पहले, और ब्रेक के बाद जरा शाह खबर साहब से पूछते हैं कि इतना जो एक प्रेशर बिल्ड हो गया है, प्रेशर बिल्ड इन सेंस कि जायज़ मुतालबात हैं, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो आबाद वाले हों, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो दीगर हल्के हों या खुद मुतासरीन हो, तो ऐसे में क्या ऑप्शंस हैं? अदालत क्या किसी और ऑप्शन पे गौर कर सकती है या कोई इस पे स्टे ले सकता है? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह खबर साहब, आपसे आपकी कानूनी राय इस वक्त हमें चाहिए नस्ला टावर को खास तौर पे लेकर, क्योंकि हुक्म तो है, उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन जो मुतासरीन हैं, जो उनकी फरियाद है, जो दीगर अपीलें हैं, जो लोगों की दरख्वास्तें हैं, क्या वो गौर तलब हैं, हो सकती हैं? देखिए, मैं तो इसको जिस नजर से देखता हूँ, बिल्कुल कानूनी नजर से और आईनी नजर से। हालांकि मैं खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और हो सकता है कि मंडे को मुझे खुद उस बेंच नंबर 1 के सामने किसी केस में पेश होना पड़े। लेकिन मैं एक बात का बड़ा बरमला इजहार करता हूँ, और मैं इसमें कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगा कि मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऐसे मामलात में जो है वो इंडल्ज होना चाहिए जो कि टोटली एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आते हैं, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी या दीगर महकमे वो इन्वॉल्व हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार जरूर है कि वो आर्टिकल 184(3) के तहत जब लोगों के, शहरियों के बुनियादी हकूक का ताल्लुक हो,
और वो मुफाद आमा से उसका ताल्लुक हो, तो उसमें वो जरूर कोई नोटिस ले सकते हैं। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये नस्ला टावर वाला या तिजोरी हाइट्स, यही सिर्फ ज्यूरिसडिक्शंस नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एस्यूम करनी है। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि जो आइन में एक इब्हाम है वो दूर होना बड़ा जरूरी है। देखें, वैसे तो एक प्रॉपर कोर्ट्स का सिस्टम है, एक सिविल कोर्ट है, वहां से मुकदमा चलता है, फिर उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती है, फिर वो हाई कोर्ट में जाती है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करती है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी एक रिव्यू का राइट होता है। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल 184(3) के तहत ये जो सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन है, इसमें पहली अदालत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फैसला करने वाली भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और उसकी एग्जीक्यूट कराना भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी ये ज्यूरिसडिक्शन है। मैं ये समझता हूं कि ये हाई टाइम है, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट होती रही है कि ठीक है कि जब 1973 का आइन बना था, उसमें जो आर्टिकल 184(3) जो इसमें रखी गई थी शिक, उसके पीछे कोई विजडम होगा लेजिस्लेटर्स का। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस पे ऊपर एक राइट ऑफ अपील जरूर होना चाहिए, क्योंकि लोग आज जो सोशल मीडिया जिस तरह आ रहा है और जिस तरह कराची के मुख्तलिफ तबकात जो हैं वो सामने आ गए हैं, मुतासरीन आ गए हैं, वो वहां पे रजिस्ट कर रहे हैं और वो वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले जो मुतासरीन हैं उनको आप कंपनसेट करवाएं, सबसे पहले उनको मुतबादिल जगह फराहम करें, उसके बाद भले जो उनको आप सजाएं दें। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये एक आज लम्हा फिक्रिया है। यहाँ पे बहुत सारी एक दिन में 25-30 लॉज जो हैं वो एक जॉइंट सेशन में वो जो है वो नाफिज कर दिए जाते हैं कवानीन। मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आऊंगी शाह अवैस साहब। उवैस तौहीद साहब, मैं मुख्तसर से आगे बढ़ूंगी, लेकिन मुख्तसर सी बात मुझे बताएं, तमाम ही सियासी जमातें इसको लेके बड़ी कंसर्न शो कर रही हैं, मुतासरीन को लेकर कंसर्न शो कर रही हैं, और लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट में जो सिंध गवर्नमेंट की जो हुकूमत है, यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो मुतासरीन के साथ तो खड़ी है बयानात की हद तक, लेकिन जब वो मुतासरीन एहतजाज करते हैं या आबाद एहतजाज करती है तो उन पर फायरिंग भी, उन पर लाठी चार्ज भी होता है, उन पर शेलिंग भी होती है। सर, ये कौन सा दोहरा मेयार है और वजह क्या थी इसकी? देखिए, जाहिर बात है कि ये तो मजलूम और जालिम का एक केस है, मुतासरीन है, और जो हमारी मालूमात है वो तो ये कि इसको मुनज़्ज़म करने में, डिमोलिश करने के अंदर कोई 20-22 करोड़ रुपए के खराजात हैं। 20-22 करोड़ रुपए तो ये खर्च हो गए। हमारे पास तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि डायनामाइट लगाया और उड़ा दिया और आसपास की दीवारें, हम तो एक हथौड़ा मारते हैं तो बराबर वाली इमारत जो है वो हिल जाती है। तो मेरा मानना यह है कि मुतासरीन के लिए जो अभी इन्होंने कहा है, उस बिल्डर ने तो हाथ उठा दिए। ये लोग तो सारे जालिम हैं, ये सारे इस माफिया का हिस्सा हैं। ये कराची के बिगाड़ के अंदर ये सारी सियासी जमातें, ये करप्ट ऑफिशियल्स और ये आबाद के कंस्ट्रक्शन माफिया के जो हिस्सा है, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, ये सारे लोग जानते हैं क्या चीज कानूनी है, क्या सर। लेकिन सिंध हुकूमत ने उन पे शेलिंग क्यों की, उन पे लाठीचार्ज क्यों किया मुतासरीन पर? देखिए, वो तो जाहिर बात है कि एक भट्टी साहब से पूछे, इन्होंने बड़े प्रोटेस्ट किए हैं और हमने कुछ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। ये तो एक होता है कि किस तरीके से आप हाइट देते हैं उस प्रोटेस्ट को, और फिर झगड़ा होता है और फिर टीयर गैस शेलिंग होती है, जो गलत तरीका है। ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि पहले मुतासरीन के लिए कंपनसेशन का आप अनाउंस करें। अब यह है कि बिल्डर ने हाथ उठा दिए, जब ये डिमोलिश हो जाएगी, प्लॉट की ऑक्शन होगी और ऑक्शन के पैसों से इन मुतासरीन के अंदर पैसा बटेगा। ये तो एक बड़ा लंबा केस है। मैं तो, मेरा मानना यह है कि अगर आपको मैकेनिज्म देखें, ये जुडिशियल एक्टिविज्म खत्म होना चाहिए। जिस तरह अभी शाह गवर साहब बात कर रहे थे, ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने से जिस मूवमेंट में, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी, जिसमें आपने हिस्सा लिया है, भट्टी साहब ने हिस्सा लिया है, हमने हिस्सा लिया है, डंडे खाए हैं, जेलों में गए हैं लोग, तो वो हमें तो बाद में पता चला कि ये मसला क्या है, ये किसका खेल है, कौन इसके पीछे है। और वही हुआ जो शाह गवर साहब कह रहे हैं कि ये अपनी अदलिया जो है वो ऐसे कामों में इंडल्ज हो गई है जिसकी बुनियाद पे ये पॉलिटिकल स्फीयर और पब्लिक स्फीयर में जजेस भी, बेंच के लॉयर्स भी, वो सब आ गए हैं। जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट आई है, मैं समझता हूं कि ये इदारों के लिए एक गलत पैमाना है अगर वो पॉलिटिकल स्फीयर या पब्लिक स्फीयर में बिल्कुल ठीक है को डिस्टॉर्ट किया जाए। ठीक है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, दूसरी तरफ जो मैं सियासत की बात कर रही थी, राना शमीम, जस्टिस राना शमीम के एफिडेविट को लेकर
खुद नोटिस ले लिया गया, लेकिन जब मामला आया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक का, उस पर खामोशी है, मुतालबे भी हो रहे हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे दरख्वास्त भी जमा करा दी गई है। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी एक ऑडियो लीक आ गई। अब ये ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, हलफनामे, अदालती कार्रवाइयाँ, ये मुल्क की सियासी सिमत तय करेंगे। नादिया, अभी अवैध वीरेंद्र साहब फरमा रहे थे, मैं आई वॉज प्रेसिडेंट पंजाब ऑफ जूनियर जर्नलिस्ट, माफी चाहता हूँ, 2007 में जब मुशर्रफ ने इमरजेंसी, मैंने 87 दिन डेली जुलूस निकाला है, 87 डेज डेली, जिसमें मोहतरमा शहीद बेनजीर साहबा भी आई, नवाज शरीफ साहब भी आए और मुस्लिम लीग शहबाज और नवाज भी आए। मुझे ये बता दें कि खुद पीपल्स पार्टी एहतजाज करती है, लॉन्ग मार्च करती है, नून लीग करती है और पीटीआई करती है। आज इन नहिते लोगों के पास क्या एटम बम था? क्या खुदा ना खास्ता कराची की सलामती को खतरा था? उन पर शेलिंग गैसों गैस मार के इन्होंने क्या किया? चाहिए तो ये था कि बदकिस्मती है जब सियासत में जद्दोजहद खत्म हो जाए, किसी बड़े मकसद के लिए स्ट्रगल करने का मकसद खत्म हो जाए, फिर ऑडियो और वीडियो लीक के मोहताज हो जाते हैं बड़े बड़े सियासतदान। जो खिदमत और इबादत थी वो गाली बन जाती है। मेरी तो एक राय है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इमीडिएटली चाहिए कि आज वो बने हैं तो उसमें कराची के लोगों ने वोट दिया, कराची जाए, गवर्नमेंट सिंध के साथ बैठे, 3 दिन के अंदर टाइम नहीं है, वजीर आजम के पास टाइम नहीं है सर। बाद में सिर्फ इनके पास टाइम होगा, बंदा कोई नहीं होगा, ये लेक्चर खत्म होने दे। ये कराची जाए, ये तो रखना पड़ेगा सर, ये शॉट आपका काट के इसको आर्काइव का हिस्सा बनाना पड़ेगा। मेरा तजुर्बा मैं बता रहा हूँ, ये काफ लीग से बुरा हाल होगा। नहीं लेकिन एक सेकंड, नहीं सिर्फ एक सेकंड, इमरान खान साहब उधर जाए, सिंध के वजीर आला बैठे, दोनों मिलकर 3 दिन के अंदर अंदर मुतासरीन नेस्ला टावर के लोगों को पेमेंट करें। बहुत अच्छा आपका मुतालबा है। मुख्तसर साहब ब्रेक लेने दीजिएगा, वापस आते हैं तो जरा ये जो वाले जो है ऑडियो वीडियो लीक्स और इनके खुद नोटिस, मुख्तसर साहब ब्रेक, वापस आते हैं, शाह खबर साहब से जानेंगे। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह खबर साहब, यहाँ पर फिर मामला अदालती कार्रवाइयों का है और बात यह भी की गई कि जब वो जो एफिडेविट आया साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस राना शमीम साहब का, खुद नोटिस ले लिया गया और उस पर बात भी हुई। उसके बाद जब एक आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी वहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं लेते, सारी गुफ्तगू। फिर जस्टिस साकिब निसार साहब की भी एक ऑडियो लीक सामने आई, ऑल्दो के उसका एक रिबटल भी आया कि जी जाली है, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने कहा फोरेंसिक कराया। तहकीकात में क्या मसला है? देखिए, ये जो सारी चीजें सूरत हाल सामने आ रही है, पहले राना शमीम साहब के हवाले से, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के हवाले से एक ऑडियो, एक उनका टेलीफोनिक डिस्कशन उनके सामने जो मुबैना तौर पर हुआ, वो सामने आई और उसके बाद अभी आपने देखा कि एक ऑडियो लीक भी सामने आ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कोई इतनी इसको पसंदीदा सियासत नहीं कहा जा सकता। अफसोस की बात यह है कि हमारी सियासत जो है, जो पहले अवाम की सतह पर होती थी और अवाम की ताकत से सियासत की जाती थी, वो अब साजिशों में और इस तरह बहुत सारे ऐसी जगहों पे ऑडियो लीक्स या इस तरह की चीजों को बनाकर उसको आगे स्प्रेड करके ये डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हुई है। और फिर उसमें डायरेक्टली जो है सबसे ज्यादा होल्डर्स हैं वो आला अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो राना शमीम साहब ने अपना एक एफिडेविट जब इशू किया तो उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें जो है सुओ मोटो नोटिस ले लिया है तौहीन अदालत का, और उसके बाद अब वो कार्रवाई चली। तो मैं समझता हूँ कि जब वो तौहीन अदालत की कार्रवाई में वो एफिडेविट जब जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा तो वहां पे जिन्होंने ये करवाया है उनको वहां से फायदा मिल जाएगा, क्योंकि वो फिर एक जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा और पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। उसको फिर वो अपनी जो अपीलें जिन हो रही है उसमें वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक उसका ऑडियो लीक का वो भी मैं समझता हूँ कि इसका बेसिक मकसद ये है। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ती हूँ, इसी पे जरा उवैस तौहीद साहब की राय भी ले लूं। शाह खबर साहब प्लीज। उवैस तौहीद साहब,
ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा की भी एक आ गई एक ऑडियो, उन्होंने कहा कि जी ये है भी, हुकूमत ने उस पर कमेटी बना दी। आपको लगता है कि तमाम चीज़ों की मुकम्मल और ट्रांसपेरेंसी के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या फिर इसको इग्नोर करना चाहिए ताकि ये सिलसिला चले नहीं? देखिए, ये ऑडियो और वीडियो लीक्स के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि नून लीग और शरीफ खानदान अपनी जो जंग है वो कानूनी जंग नहीं लड़ रहा, सियासी जंग लड़ रहा है। अदालत के कमरे से ज्यादा अदालत के बाहर जंग लड़ रहा है, और वो समझता है कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया जो है उनकी जो इस वक्त उनकी जो मुश्किलात है उसकी वजह वो लोग हैं और उनका नेक्सस है मुबैना तौर पे। यही इसी बुनियाद पर वो ऑडियो वीडियो लीक्स कर रहे हैं और ये प्रेशर डालने के लिए कर रहे हैं। ये शाखावर साहब से पूछ लीजिए आप, ये हो ही नहीं सकता मेरी नाकिस राय में कि इस ऑडियो लीक को या ऑडियो को मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब या कोई भी नून लीग का लीडर वो इसको कोर्ट के अंदर लेके जाए, बिकॉज फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आएगी शोल्डर्स पे उनके, उस शख्स के और उस फर्द के जो इसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस लेके जाएगा कि ये रिकॉर्ड हुई, ये अजनबी आवाज किसकी है, ये कब हुई, सारे सवालात जो है वो उसके जवाबात लेके जाना पड़ेगा। इसी वजह से हुकूमत ठीक है नून लीग पे प्रेशर डाल रही है और नून लीग हुकूमत पे डाल रही है। दूसरी तरफ देखिए, मरियम साहिबा ने कोई रिग्रेट नहीं किया जब उन्होंने कहा कि ये मेरी आवाज है और ये टूटी हुई आवाज नहीं है, ये मेरी आवाज है। कोई रिग्रेट नहीं, कुछ नहीं, और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। ये सबको पता है कि मीडिया सेल चल रहा था और कहाँ चल रहा था, पीएम हाउस के अंदर क्या लोग थे, परवेज रशीद साहब के कितने, उनका इन्फ्लुएंस कितना था। फिर हुकूमत के वज़रा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये जर्नलिस्टों ने लिए। भाई आप जर्नलिस्टों का नाम भी दीजिए, और सारे जर्नलिस्ट आप देखें कि हम सब लोग मौजूद हैं। कमेटी बनाई है, अब लेट्स सी कि उसमें क्या तहकीकात होती है। मुझे एक और ब्रेक लेना है। एक के अंदर के अंदर पूरी सहाफत और सहाफियों को लपेट रहे, तो मैं समझता हूँ ये भी गलत रवैया है। ये सारे जो रवैये वो होना चाहिए ना, ये इसमें भी बिल्कुल इंतशार को फैलाने की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, और ये गिरावट है हमारे सियासी निजाम में, जमहूरी निजाम में और पार्लिमानी निजाम में। ठीक है सर, ब्रेक लेने दीजिएगा। ब्रेक से वापस और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो अननोटिस जारी है। आईएमएफ के दबाव पर, आईएमएफ के कहने पर जो कोविड-19 के हवाले से जो फंडिंग हुई थी, जो टोटल फंड्स थे, उसकी एक ऑडिट हुआ था, लेकिन वो ऑडिट रिपोर्ट जारी नहीं हुई थी। दोबारा आईएमएफ ने कहा कि जी वो ऑडिट रिपोर्ट जारी भी करें। अब जो ऑडिट रिपोर्ट जारी हुई है उसमें तकरीबन 40 बिलियन की बेजाब्तगियां सामने आई हैं। और जब इसको एहसन इकबाल साहब ने कोट किया अपनी एक ट्वीट में कि इमरान नियाजी बंदा ईमानदार है, चाहे जितनी मर्जी करप्शन हो, ये रिपोर्ट दबाई गई थी, आईएमएफ के दबाव पर रिलीज हुई। शहबाज गिल साहब उसका रिबटल कैसे देते हैं, ये इंतहाई मजे का केस है। वो कहते हैं कि जी फंड्स इस्तेमाल होते हैं तो कुछ प्रोसीजर्स और अप्रूवल्स मिस हो सकती हैं, जिसपे ऑडिट भी हो सकता है या ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। चले जी, ये तो 40 अरब की करप्शन है। आपने, यानी उनको एहसन इकबाल साहब को कह रहे हैं कि आपकी तो इमरजेंसी भी नहीं थी सिवाय पनामा के, आपने 1567 अरब रुपए की करप्शन की है। मतलब हमने तो इतने की है तो आपने इतनी की है, अब करप्शन पे मुकाबला होगा। तो बंदा जो ईमानदार था वो कहाँ है? वापस आऊंगी तो जरा आरिफ हमीद भट्टी साहब से पूछूंगी। जी ना जी, वेलकम बैक। आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये जो 40 अरब रुपए की बेजाब्तगियां सामने आई हैं, ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट भी की है, उसमें कहा है कि डिस्क्लोजिंग ओवर रुपीज 40 बिलियन इरेगुलरिटीज इन ऑपरेशन ड्यूरिंग कोविड पैकेज। और उन्होंने ये भी साथ में साथ कहा है, पूरी डिटेल लिखी है कि जी आईएमएफ का दबाव था जिसकी वजह से ये ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ गई। सर, तो बंदा ईमानदार नहीं था? देखें, गुजारिश है, आईएमएफ के दबाव की क्यों जरूरत आई थी? तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक का पैसा है, इसे शाया ना करना ही बदनीति पर मबनी है। मैंने दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं देखी दीन और दुनिया की कि बेनज़ीर पीपल्स पार्टी के दौर की करप्शन बुरी, नवाज शरीफ साहब के दौर की करप्शन बुरी, मुशर्रफ साहब के दौर की बुरी, और पीटीआई की हलाल जायज़। मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूं, जब ये हुकूमत जाएगी खाली पंजाब के लिए मिनिमम 3 नए बनाने पड़ेंगे। और कंपटीशन, करप्शन और नाअहली दोनों का मुकाबला है। मैं पहला नंबर किसी को दे ही नहीं पा रहा। अवैध तो साहब की दूर की और करीब की नजर दोनों करीब है, वो शायद दे दे। मुझे ये बता दे कौन सा एक अदारा है
जो 25 जुलाई 2018 के बाद कंपैरेटिवली 10% ही बेहतर हुआ है, मैं 100% को टाइम को छोड़ दूं, तो भाई बजाय इसके कि उस ऑडिट रिपोर्ट का जवाब दे, ऑडिट में कुछ आ जाते हैं। लेकिन नादिया, मैं ये आपको यकीन से कह रहा हूं, मेरी ये सारी खासा टाइम गुजर गया, जितनी ढिठाई से करप्शन आज हो रही है और कहीं सुनवाई भी नहीं है। बदकिस्मती है, हमारे पॉलिटिशियन एक दूसरे को गाली गलौज देने, ऑडियो वीडियो पे इल्जामात लगाने तक महदूद होके रह गए हैं, आवाम से कट गए हैं। इन्हें पता है ताकतवर हलकों से अट्टी सट्टी लगाएंगे, इक़्तिदार में आ जाएंगे, काम करे ना करे 100 वोट क्या फर्क पड़ता है। ठीक है उवैस तोई साहब, 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां जो कोविड-19 के दौरान जो फंड इस्तेमाल किए गए, और सबसे बड़ा जिस तरह से अभी आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा कि बदनीयती तो यहीं पर है कि मई में आपने रिपोर्ट आई, आपने उसको पब्लिक नहीं किया, IMF के कहने पे आपने इन्वेस्टिगेट किया और अब जाके IMF के प्रेशर पे आपने उसको रिलीज किया और फिर कहते हैं जी ये तो 40 अरब की है ना, कुछ हो गया होगा, आप अपनी बताएं जो 1500 की थी। ये क्या कंपैरिजन है सर? नहीं, ये तो बेज़ाब्तगियां, बेकायदगियां और ये मुबैना जो बदनवानियों का इंकशाफ हुआ है, बहुत अफसोस की बात है। कोरोना एक ऐसी मौलिक बीमारी थी जिसने पूरी दुनिया को लपेटा और अल्लाह ताला का ये करम है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारे जो हुकाम हैं उनका भी एक NCOC जो है, एक सेंट्रल बॉडी बनी, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं वो भी फाल साबित हुई, ये बात माननी पड़ेगी। और हम उस मौलिक बीमारी से पूरी कौम उस लपेट में नहीं आई जिस तरह मगरबी ममालिक हुए, जिस तरह पड़ोसी ममालिक हुए। इंडिया को आप देख लीजिए किस तरीके से तबाही वहां पे फैली है। लेकिन उसके बावजूद एक एक रुपया जो है, एक एक पैसा जो है, वो अमानत है और वो अवाम की अमानत है। और ऐसे मुल्क में जहां पर हम अपने मुल्क के लिए भीख मांगने के लिए हर जगह पे जाते हैं, स्टेट बैंक के अंदर पैसे रखवाते हैं कि हमारा कुछ वजन हो जाए, 3 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर, आप अंदाजा लगाइए कि इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स तो फुटबॉल लीग की जो मालियत है वो ज्यादा है। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसकी जो मईशत, उसकी जो हजम है इकोनॉमी का, वो ज्यादा है साइकिल का। हमारी मईशत ठीक है, मैं हमें ठीक है सर, मेरे पास टाइम कम है, मैं लास्ट कमेंट शाह खावर साहब का ले लूं। शाह खावर साहब प्लीज, चाहिए। ठीक है शाह खावर साहब प्लीज वन लाइनर दे दीजिएगा, इसको सम अप करना है। जी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल सामने आया है और उसकी बड़ी गैर जानिबदाराना तफ्तीश होनी चाहिए। और उसके लिए जो इदारे हैं वो या तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको सामने आना चाहिए, या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसके बारे में ऑलरेडी जो है वो लोगों का एक बड़ा कोई अच्छा तासुर नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये हाई टाइम है। एक 2 दिन पहले जस्टिस जावेद इकबाल साहब मीडिया पे आके कह रहे थे कि मुझे कोई शिकायत करे तो मैं 48 घंटों में उसको मैं सामने लेके आ जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि ये हाई टाइम है कि इस स्कैंडल को जो है वो चेयरमैन नैब अपनी कॉग्निजेंस में ले। गुस्ताखी के साथ जावेद इकबाल साहब ने पिंडी रिंग रोड की करप्शन का नोटिस लिया हुआ है। जाने से पहले तो तमाम मेहमानों का शुक्रिया जो आरिफ हमीद भट्टी साहब थे, उवैस तौहीद साहब थे, शाह खावर साहब थे। लेकिन जाने से पहले एक मैसेज जो कि कोरोना की नई किस्म जो कि ओमिक्रॉन, जो कि अब उसका भी एक बड़ा एक थ्रेट है और यूके में भी उसके 2 केसेस आ गए। हमने भी कुछ फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका की बंद की हैं, तो बेहतर है कि दोबारा से जो हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गए, दोबारा से खुदारा SOPs को फॉलो करना शुरू कर दें, अपने हाथ धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वेरिएंट अगर ये आ गया तो फिर बड़ी मुश्किल से हमारे मामलात ज़िंदगी बहाल हुए। अब अल्लाह करे कि इसी तरह से चलता रहे, इसके लिए एहतियात लाजमी है। प्रोग्राम से नादिया मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।